बड़े नेता कुछ भी कह देते हैं और छोटे नेताओं को कुछ नहीं मिल पाता है। प्राथमिक स्तर पे विकास अगर नहीं किया जाएगा तो उच्च स्तरीय विकास डायरेक्ट संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्राथमिक स्तर पे जो सुधार होना चाहिए वो आज तक नहीं हो पाया है। हमारे लोकतंत्र में जो 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका है सबसे पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका, तीसरा है विधायिका और चौथा है मीडिया। इन चारों स्तंभ को अगर हम देखें तो प्राथमिक स्तर पे बहुत ही कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। इतना कमज़ोर है कि एक आम इंसान अपने कार्य को संपादित करने के लिए, अपने अधिकार को लेने के लिए वो इतना परेशान हो जाता है कि इनमें से चारों कोई उसका काम नहीं आता। और कहीं ना कहीं इस बात में खोट है, कहीं ना कहीं लोगों को धोखा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि 75 वर्ष के बाद भी इतना बढ़िया हम लोगों का राज्य है और इतना बढ़िया यहाँ का बजट है, बहुत बड़ा बजट है हमारे बिहार का। तो इतना अच्छा बजट साइज़ होने के बावजूद भी 75 साल बीत गए और हमारा जो राज्य है वो विश्व का तो बात छोड़ दीजिए, हमारे भारत में भी सबसे निचले पायदान पे है, सबसे निचले रैंक पे है। कहीं ना कहीं जनता पिछड़ गई हुई है। जनता के पिछड़ने का कारण होता है कि जनता को दरकिनार कर दिया जाता है। हिंदुस्तान के राज्यों के विकास की चर्चा होती है तो बिहार राज्य की चर्चा और बिहार राज्य का जिक्र सबसे पिछड़े हुए राज्यों में होता है। यानी कि यूँ कहिए तो बिहार को माना जाता है कि और भी राज्यों के अपेक्षा बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम कुमार राकेश है और आप KR मीडिया बिहार न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। हमारे कैमरे पर मौजूद आपको कुछ शख्स दिखाई दे रहे होंगे। ये रवि कुमार जी हैं, रवि जी हैं, और सोनू पचौरी जी हैं, और ये राजू रजक जी हैं। ये लोग सामाजिक कार्यक्रमों में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं और समाज में जो भी बुराइयां होती है, समाज की जो भी समस्याएं हैं, उसको धड़ल्ले से उठाते भी हैं। आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी बिहार को पिछड़े राज्यों में क्यों गिना जाता है? बिहार कभी शिक्षा का मुख्य केंद्र हुआ करता था, आखिर यह बिहार पिछड़ा क्यों माना जाता है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सोनू जी हैं, रवि जी हैं और राजू जी हैं। सबसे पहले सोनू जी, स्वागत है आपका KR मीडिया बिहार न्यूज़ चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। चलिए रवि जी, आपका भी स्वागत है KR मीडिया बिहार न्यूज़ चैनल में। आपका भी सर स्वागत है KR मीडिया बिहार। धन्यवाद। हम डिबेट की शुरुआत करेंगे सबसे पहले सोनू जी से। सोनू जी सर, आखिर बिहार पिछड़े हुए राज्यों में क्यों इसको पिछड़े हुए राज्यों में गिना जा रहा है? कारण क्या हो सकता है? जैसे मैं अपना परिचय भी आपको शुरुआत में बता देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड, शायद हम जो बोलेंगे उसमें मेरा बैकग्राउंड अहम रोल अदा करेगा। जैसे हम अपने रघुनाथपुर पंचायत के उप मुखिया भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हम लोग का देखिए मेन क्या है कि लगभग ठीक है, सबको पता है कि हमारा देश गुलाम था, उसके बाद आज़ादी मिली, उसके बाद जो हमारे जनप्रतिनिधि जो हम जनता चुन के भेजा, वहाँ पे बहुत सारी योजनाएं बनाए हमारे विकास के लिए। अगर छोटा में हम इसको बताएं तो योजना बना दिए, लेकिन जो अफसरशाही है वो उसको ठीक तरीके से लागू नहीं होने दिया। उसी को दूर करने के लिए हमारी सरकार उसको भी कैसे ख़त्म किया जाए उसके बारे में विभिन्न तरह की योजनाएं लाई। जैसे पहले क्या था कि सिर्फ मुखिया जी काम करा देते थे पंचायत स्तर पे। उस सरकार को लगा कि नहीं, हमको हर एक गरीब तक ये योजना का फ़ायदा पहुँचे, उसके लिए वार्डों का भी चयन किया। 3 मतलब कि एक बार समझ लीजिए सांसद का चुनाव होता है, उसके बाद विधायक का चुनाव होता है, उसके बाद पंचायत का चुनाव होता है। हर एक गरीब, हर एक आदमी तक वो योजना का लाभ पहुँचे, सरकार की ये कोशिश रहती है। शायद कुछ शिक्षा की कमी समझा जाए, या हमारे समाज का उदासीनता बोला जाए, या सरकारी अभी भी अफसरशाही जो हावी है उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया गया है, ये भी एक प्रमुख कारण है। शिक्षा भी कारण है। यानी कि पिछड़ेपन का मुख्य कारण आप अफसरशाही मानते हैं? अफसरशाही, शिक्षा की कमी, हम लोग में जैसे बहुत लोग कोशिश किया, ये सब तंत्र को सुधार नहीं पाया, वो भी थक गया है, तो उसको सुधारने की अब कोशिश नहीं हो रही है। लेकिन जब हम लोग जैसे बच्चे थे, जो हम लोग को समस्याएं सामने आई, तो हम लोग के भी अंदर जैसे हम लोग ठीक है, जो जितना शिक्षा मिलना चाहिए तो हम लोग को मिला। उसके आधार पे ये लगा कि हम लोग अगर इस राजनीति पर मतलब कि फील्ड में आते हैं तो हम लोग शायद बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग ये कदम रखे हैं। अब इसमें चेंज क्या क्या किया जा सकता है, वो जैसे
अभी हम लोग को जैसे जो भी योजना मिलती है पंचायत के विकास के लिए, एक जैसे बहुत अच्छा हमारे सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंच के कोई देख रेख करने वाला आदमी नहीं। अगर हमारे सीडीपीओ जी जाती हैं, उससे पहले वहाँ इंफॉर्मेशन रहता है कि हाँ आप लोग तैयार रहिएगा, आज यहाँ से जा रही हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अगर अधिक लूट खसोट है तो आंगन जी शिक्षा के क्षेत्र में ये निचला कड़ी माना जाता है। शिक्षा की शुरुआत अगर कहा जाए तो बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है बचपन से 3 वर्ष की अवस्था से ही आंगनबाड़ी से होती है और शुरुआत यहीं से होती है। शिक्षा के क्षेत्र में एकदम सही बोले आप और भ्रष्टाचार। तो अगर वहाँ पे ही हमारा अफसरशाही वहाँ से शुरू हो जाता है, यानी बच्चा के साथ जो बच्चा का विकास होना चाहिए, जो हम बचपना अभी उसको बड़ा होकर हमारे बिहार का विकास करना है, आगे जाके हमारे देश का विकास करना है, समाज का विकास करना है। और यहाँ बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। वहाँ पे मतलब कि अब क्या स्थिति बताया जाए, अगर हम एज ए वार्ड सदस्य वहाँ के अध्यक्ष हैं और जाते हैं कुछ बोलने के लिए, वो लोग बोलते हैं जाइए हमारे ऊपर वाले को आप कंप्लेन कीजिए। हम लोग कंप्लेन भी करते हैं लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये बात रह गई वहाँ की शिक्षा की। चलिए बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया और वो प्राथमिक विद्यालय में गया, कक्षा है 8 को, सरकार शिक्षक दिया है 4 को, 4 में भी शिक्षक लोग कहीं कहीं ड्यूटी में ज़रूर है, वो ज़रूरी नहीं है सब कोई उपस्थित है। उसमें भी वो लोग क्या पढ़ाएगा, कोशिश करता है बच्चा को घेर के रखें। और उन लोग का खैर ऐसा पेट है कि कितना भी पैसा दिया जाएगा भरने वाला नहीं है। अगर सरकार कुछ योजना दे रही है, जैसे आपको मिड डे मील है, उसमें भी लूट खसोट है। अगर हम लोग एज ए वार्ड सदस्य वहाँ भी अध्यक्ष हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई आप पैसा थोड़ा सा कम कमाइए, हमारे क्षेत्र का विकास कीजिए। हम लोग युवा इसी हिसाब से हैं, हम लोग कमाने नहीं आए हैं, 5 साल नहीं रहना है। अगर शायद 5 साल का सिस्टम सुधार दिए तो आने वाला हमसे भी अच्छा आदमी और सुधार के जाएगा। तो वहाँ भी कोशिश करते हैं और आके फिर कंप्लेन करते हैं। यहाँ से अधिकारी जाने से पहले वहाँ खबर रहता है, वहीं रफा दफा हो जाता है, वहीं पे हो जाता है। तो ये सोनू पचौरी जी है और इनका साफ साफ मानना है कि बिहार के विकास में शिक्षा की कमी और शिक्षा में भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार करने वालों के साथ लीपापोती, ये भी एक बहुत कारण है बिहार के पिछड़ेपन का। ये इनका साफ साफ मानना है। हमारे बगल में है रवि कुमार जी और ये युवा चेहरा है, इस क्षेत्र के एक चर्चित चेहरा है, सामाजिक कार्यों में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं। रवि जी, देश आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस के बाद अमृत महोत्सव मना रहा है। बिल्कुल। और बिहार की जो गिनती है देश के पिछड़े राज्यों में होती है। कहा जाता है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। आखिर बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है आपके दृष्टिकोण से? देखिए, बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है मेरे दृष्टिकोण से, यदि बात करें कि पिछड़ा है कौन, धरती तो पिछड़ी हो नहीं सकती है, निर्जीव चीज़ें पिछड़ी नहीं हो सकती हैं। पिछड़ेपन का शिकार हमेशा सजीव लोग ही होते हैं, यहाँ की जनता होती है जो पिछड़ गई है और जिसके चलते हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है। तो जनता कैसे पिछड़ गई है? जनता को वोट देने का अधिकार है और वोट देकर सरकार चुनने का अधिकार है। जनता जब सरकार चुनती है तो उसके मन में ये बात होता है कि हमको जो भी ज़रूरत है, जिस भी प्रकार की ज़रूरत है, घर से बाहर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की सुविधा हो, हर प्रकार की सुविधा इंसान चाहता है कि मेरी सरकार मुझ तक पहुंचाए और ईमानदारी से पहुंचाए। मेरे से टैक्स ले रही है तो उसके एवज में उतनी ही ईमानदारी से हमको सर्विसेज भी मिलनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं इस बात में खोट है, कहीं ना कहीं लोगों को धोखा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि 75 वर्ष के बाद भी इतना बढ़िया हम लोगों का राज्य है और इतना बढ़िया यहाँ का बजट है, बहुत बड़ा बजट है हमारे बिहार का। तो इतना अच्छा बजट साइज होने के बावजूद भी 75 साल बीत गए और हमारा जो राज्य है वो विश्व का तो बात छोड़ दीजिए, हमारे भारत में भी सबसे निचले पायदान पे है, सबसे निचले रैंक पे है। कहीं ना कहीं जनता पिछड़ गई हुई है। जनता के पिछड़ने का कारण होता है कि जनता को दरकिनार कर दिया जाता है। उनका जो डिमांड होता है, उनकी जो समस्याएं होती हैं, उनको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। लोग एक बार जीत कर चले जाते हैं, चुनाव जीत कर जाते हैं और उसके बाद लौट कर कभी नहीं आते वो। ये सिर्फ समस्या हमारे यहाँ ही नहीं है, ये समस्या लगभग सारे जगह पे है।
आज 20 नवंबर है। आप आए होंगे थोड़ी देर पहले, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे या फिर पटना में भी वार्ड सदस्यों के द्वारा एक आमरण अनशन किया जा रहा है। वो मरने को अब बेताब है कि भैया अगर कुछ नहीं दोगे हमारे हाथ में पावर काम करने का, विकास करने का, तो जनता हमको गालियाँ देगी और हमको मारेगी, हमको फिर भला बुरा कहेगी, हम कहीं के लायक नहीं रहेंगे। बड़े नेता कुछ भी कह देते हैं और छोटे नेताओं को कुछ नहीं मिल पाता है। प्राथमिक स्तर पे विकास अगर नहीं किया जाएगा तो उच्च स्तरीय विकास डायरेक्ट संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्राथमिक स्तर पे जो सुधार होना चाहिए वो आज तक नहीं हो पाया है। हमारे लोकतंत्र में जो 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका है सबसे पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका, तीसरा है विधायिका और चौथा है मीडिया। इन चारों स्तंभ को अगर हम देखें तो प्राथमिक स्तर पे बहुत ही कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। इतना कमज़ोर है कि एक आम इंसान अपने कार्य को संपादित करने के लिए, अपने अधिकार को लेने के लिए वो इतना परेशान हो जाता है कि इनमें से चारों कोई उसका काम नहीं आता। दौड़ना पड़ता है एक आम इंसान को हर एक चीज़ पाने के लिए। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हर एक आम इंसान की जो समस्या है वो सॉल्व हो, जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज से 20 साल पहले आबादी हमारे यहाँ लगभग 5 करोड़ या 6 करोड़ थी, अभी उसका 2 गुना हो चुका है। ज़मीन उतना ही है लेकिन आबादी बढ़ चुकी है 2 गुनी। तो समस्या ज़मीन के साथ नहीं है, समस्या लोगों के जीवन में होती है। तो समस्याओं की संख्या बढ़ रही है दिनों दिन। समस्या 2 गुनी हो चुकी है, 3 गुनी 4 गुनी हो चुकी है, लेकिन जो संसाधन है, सरकारी तंत्र है जो, वो आज भी उतने ही संख्या में, उतने ही संसाधन के साथ वो काम कर रहे हैं। भैया आप अगर समस्याएं बढ़ रही हैं, आप सीमित संसाधन के साथ अगर समस्या का समाधान करेंगे तो कितने समस्याओं का समाधान आप करेंगे? जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। अभी आपने जिक्र किया था ये वार्ड सदस्यों के आंदोलन को लेकर के, जिसको आप मान रहे हैं कि ये भी बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण है। तो इसके पहले त्रिस्तरीय चुनाव में ही 2016-17 में जो चुनाव संपन्न हुआ था उसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 7 निश्चय योजना उस समय लाया गया था। और 7 निश्चय योजना को ये वार्ड सदस्यों के द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत जो स्कीमें थे, उन स्कीमों को धरातल पर उतारना वार्ड सदस्यों के जिम्मे था। लेकिन क्या 7 निश्चय योजना बिहार में सक्सेसफुल, सफल योजना आपको साबित होता हुआ दिख रहा है? देखिए, 7 निश्चय योजना में बहुत सारे काम थे जिसमें 7 कार्य बहुत इम्पॉर्टेंट थे। जैसे कि नल जल और गली नाली का जो योजना था वो बहुत प्रसिद्ध योजना है। ये दोनों 7 निश्चय का ही है और इसका कितना सफल प्रयास किया गया है, कितना सफल इम्प्लीमेंटेशन किया गया है धरातल पर, इसको धरातल पर जा कर के देखना चाहिए। अगर बात होती है हमारे यहाँ की, हमारे प्रखंड की, हमारे पंचायत की, हमारे वार्ड की, तो इस बात को हम कह सकते हैं कि जो वार्ड सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई थी WIMC के थ्रू, जो 7 सदस्यीय कमेटी थी, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड सचिव, हाँ, उसका जो भी सदस्य थे, उन सब ने मिलकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, जिससे जितना बन पाया। बिना किसी गाइडेंस के अगर आप कोई काम करते हैं, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है। आप इस बात को देख सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग कहीं नहीं होता है। इसके पहले भी हमारे यहाँ WIMC का जो गठन हुआ है वहाँ हम लोग थे और हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग किसी को नहीं दिया गया। धरातल पे कैसे काम करना है अगर आप बताएंगे नहीं किसी को तो काम में गड़बड़ी होगी, एकदम निश्चित है कि होगी। अब उसके ज़िम्मेदार लोग हैं या सिस्टम है कि वो उसको ट्रेनिंग नहीं दे रहा है। जब तक ट्रेनिंग आप नहीं देंगे कि आपको काम कैसे करना है तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो दोषी हम हैं। यानी कि आप मानते हैं कि बिहार के ये पिछड़ेपन का कारण सिस्टम है। सिस्टम, बिल्कुल। बिहार सरकार के जो सिस्टम है, हाँ, इसको भी आप मानते हैं पिछड़ेपन का कारण? हाँ हाँ बिल्कुल। और क्या मानते हैं आप? जो सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है योजना, उसको कैसे सफल तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए फील्ड में, उसको सही तरीक़ा से एंड यूज़र तक, जो भी यहाँ लाभान्वित होने वाले लोग हैं, उन तक कैसे पहुँचे। जैसे DBT योजना चलाती है सरकार कि ऑनलाइन माध्यम से डायरेक्ट आपके खाते में पैसे आते हैं। सरकार चाहती है कि लोग लाभान्वित हों, लेकिन उसके पास सही सिस्टम ना होने की वजह से बीच में ही इतना ज़्यादा होल हो जाता है। जैसे कि अफसरशाही का नाम इन्होंने रखा था थोड़ी देर पहले सोनू जी ने, कि अफसरशाही हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है कि अफसर लोग बैठ करके सिस्टम को खोखला बना रहे हैं।
चाहे वो घूसखोरी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो शोषण हो, चाहे जैसे भी हो आप कह सकते हैं। अफसरशाही एक बहुत बड़ा घातक चीज़ है हमारे देश के विकास के लिए, हमारे राज्य के विकास के लिए। तो इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा सरकार को कि भाई सिस्टम में क्या सुधार करें। अगर युवाओं को अगर आगे आने का मौका नहीं मिलता है, हम चाहे कितना भी प्रयास कर लेते हैं, वार्ड सदस्य होने के नाते ये लोग बहुत प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। आज आमरण अनशन पे ये लोग बैठे हुए हैं, सारा दुनिया देख रहा है, गर्दनी बाग में भरा हुआ है लोग, वार्ड सदस्य। हमारे यहाँ प्रखंड में भी लोग बैठे हुए हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं कि हमें अधिकार दो कार्य करने के लिए, लेकिन अधिकार ही नहीं मिल रहा है, अधिकार मिल ही नहीं रहा है काम करने के लिए। भाई प्राथमिक स्तर पे आप काम करने वालों को अधिकार नहीं देंगे तो सीधा आप हाई कोर्ट वालों को अधिकार देंगे। आप अगर गांव में जो लोग रहते हैं उनसे काम नहीं निकलवाएंगे, आप कहेंगे कि प्रखंड कार्यालय में आकर के काम करवाओ, तो गांव के लोग जो जीत करके आए हैं जनप्रतिनिधि, वो क्या करेंगे? आखिर उनको क्यों आपने चुना है, उनको आपने कुर्सी क्यों दिया है? अगर ज़्यादा से ज़्यादा समाधान करने वाले लोग नहीं होंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। आपके पास गिन चुन करके 534 प्रखंड है, 38 जिला है, तो 534 बीडीओ हैं आपके पास और 38 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं। ये सारे मिलकर के 12 करोड़ जनता का समस्या का समाधान नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा संख्या में डिसीजन मेकर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा समस्या शॉर्ट आउट होगी। तो डिसीजन मेकर्स की संख्या बढ़ानी होगी। धरातल पे जो लोग हैं काम करने वाले, उनको राइट्स देना होगा, चाहे वो पंच हो, चाहे वो वार्ड हो, चाहे वो वार्ड अध्यक्ष के वार्ड सचिव हो, चाहे कोई भी हो, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, उनको अधिकार देना होगा। उनको अधिकार नहीं देते हैं तो फिर वही होगा भ्रष्टाचार। बीडीओ के पास जाएंगे और उनके कार्यालय में जो भी लोग बैठे हुए हैं उनके माध्यम से सारा काम करवाएंगे। चलिए, आपके दृष्टिकोण से बिहार का विकास किसके विकास में निहित है? बिहार का विकास किसके तरक्की में निहित है, किसके विकास में निहित है, ये तो सीधी सी बात है कि जनता अगर प्रोग्रेस में आती है, जनता अगर विकास कर रही है, जनता का जीवन स्तर अगर बढ़िया हो रहा है, अगर उसका पॉकेट अलाउंस अगर बढ़ रहा है, उसको सुविधाएं बहुत मिलने लग रही हैं, पहले से ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, विकास होता है एक व्यक्तिगत जीवन में, तभी हम मानेंगे कि हमारे राज्य में विकास हो रहा है। अगर व्यक्तिगत जीवन में विकास नहीं हो रहा है तो राज्य का विकास संभव नहीं है। तो ये मायने रखता है कि कितने व्यक्तिगत लोगों के जीवन में विकास हो रहा है, उनका जीवन स्तर कैसे बढ़ रहा है, ये मायने रखता है। व्यक्तिगत जीवन के विकास में ही राज्य का विकास निहित है। तो चलिए, ये थे रवि जी, और इनका साफ साफ कहना है कि जब तक बिहार में जनता की व्यक्तिगत विकास नहीं होती है, जब तक हर लोगों की विकास नहीं होती है, तब तक बिहार के विकास की कल्पना करना बेकार है। हमारे कैमरे पर मौजूद हैं राजू जी। सर, जैसे अभी आप दो बात महत्वपूर्ण निकल के आए हैं, जैसे किसका विकास और 7 निश्चय की विफलता का कारण। जैसे 80% हमारे यहाँ किसान हैं, ये हम सबको ही जानते हैं, तो जाहिर सी बात है जो किसान है वो गरीब मैक्सिमम लोग उसमें भी होते हैं। तो हमारा सीधा तात्पर्य यही है कि गरीब और किसान का अगर जब तक विकास नहीं होगा तब तक हमारा बिहार विकास नहीं कर सकता है। पहला, वो विकास कराने के लिए हमारे पास 2 चीज़ है, शिक्षा और उनको जो स्वास्थ्य है और खाना का जो है, माने भोजन उनको सही से मिले, इस पे हमारा विकास हो सकता है। दूसरा, आप पूछ रहे थे वहाँ पे कि जो 7 निश्चय था उसके विफलता का कारण, एक जनप्रतिनिधि को क्या दायित्व दिया गया था और बाकी उसमें लोगों का क्या क्या दायित्व था, जब इसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो फेल कराने वाला सरकारी तंत्र ही था। जैसे वार्डों को सिर्फ सर्वे करना था कि कहाँ कहाँ हमको नल जल देना है, काम कराएं। जैसे उसका एस्टीमेट जो बना वो जेई साहब एस्टीमेट बनाया है। ऑटोमेटिक जब एस्टीमेट पास कराए होंगे, उसका एमबी कराए होंगे, उनका जो एस्टीमेट होगा उसी हिसाब से काम हुआ होगा। समझ रहे हैं? वो काम कराने वाला भी कहीं का ठेकेदार था, जो बीडीओ साहब और मुखिया जी के द्वारा दिया गया था कि आपको काम, जैसे अभी भी नल जल का मेंटेनेंस जो है अभी ब्लॉक स्तर से इसी का प्रेशर है कि आप लोग हमारे दिए गए जो वेंडर हैं उन्हीं के मार्फत से कराइए, आप लोग खुद से मत कीजिए। तो यानी ऑटोमेटिक जब वेंडर को जैसे चाहेगा वैसे काम करवाएगा, उसका एमबीजेई से सर कर देंगे। हम लोग को सिर्फ जब चेक काटना है आंख बंद करके, तो उसमें हमारी गलती कहाँ पे है। और बात रह गई 7 निश्चय विफलता के कारण, तो हर गली नल जल और हर घर नल जल और हर गली नली गली जो बात बोल रहे हैं, उसके अलावा भी था आर्थिक हल युवाओं का बल, उस पर किसने ध्यान दिया?
क्योंकि उसमें इनकम का कोई सोर्स नहीं था। उसमें हमको युवाओं को उस काबिल बनाना था कि वो कोई मतलब कि अपना रोजगार से जुड़ पाए, कोई टेक्निक पर बिहार गवर्नमेंट फोकस भी की फोकस कर रही है, मिल रहा है एकदम ठीक है। लेकिन जब तक हम एक जनप्रतिनिधि को, जो यहाँ पंचायत के मुखिया जी सिर्फ व्यस्त हैं नली गली और नल जल बनाने में, सिर्फ आर्थिक वो अपना अर्थ देख रहे हैं, तो वहाँ पे गलत है। उसके लिए अगर आप अर्थ देख रहे हैं तो आप युवाओं को देखना पड़ेगा। आप उसके लिए कितना बार मीटिंग बुलाए हैं कि हम अपने पंचायत में लड़कियों के लिए सिलाई मशीन सिखवाना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा देना चाहते हैं, बच्चे लोग कुछ टेक्निकल सीख लें। हम लोग ये सुनते हैं कि चाइना में हर घर में खिलौना बनता है या कुछ बनता है, इसीलिए चाइना डेवलप है कि अगर लड़का या तो पढ़ रहा है तो अच्छे से कहीं कंपनी में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है तो कुछ ना कुछ घर पे बैठ के बना रहा है। अगर हम लोग को भी विकसित होना है तो हर हाथ में कुछ क्वालिटी लाना होगा, हर बच्चे को मतलब कि सिखाना होगा, या तो अच्छे से पढ़े नहीं तो कोई टेक्निकल चीज़ सीखे जिससे उसका भी रोजगार है और पैसा है, वो अपना विकास करेगा तभी बिहार का विकास हो पाएगा। मेरे समझ से इतना ही है। तो चलिए राजू जी हैं, हम इनसे भी कुछ टिप्पणियाँ लेंगे। राजू जी, बिहार जो है भारत के पिछड़े राज्यों में गिना जा रहा है, पिछड़ेपन का कारण क्या है आपके दृष्टिकोण से? और मैं राजू रजक बात कर रहा हूँ, और मेरे सामने मेरा तब चर्चा में रवि जी बात की, उनके बहुत सारे बातों से मैं सहमत हूँ, और सोनू पचौड़ी जी भी बात की, उनके बहुत सारे बातों से मैं सहमत हूँ। देखिए, हम लोग आज आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाएं, तो ये खुशी की बात है, हमारे देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। रहा बात कि हमारा बिहार आज पिछड़ा क्यों है, मतलब मुख्य मुद्दा हम लोग के लिए ये है। तो हम समझते हैं कि हमारे जो यहाँ से मतलब पंचायत स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक जो भी व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां हैं। जैसे वहाँ केंद्र स्तर पर हम देखें तो लोकसभा है, राज्य स्तर पर देखें तो विधानसभा है, और ग्राम पंचायत स्तर पर देखें तो हमारा ग्राम सभा होता है। लेकिन बिहार सरकार ने क्या हुआ कि पिछला वर्ष WIMC का निर्माण किया, जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति है, जिसमें वार्ड सदस्यों को मान्यता दिया। तो मान्यता दिया तो उस मान्यता का हमको लग रहा है कि अभी तक कहीं भी सुधार मतलब अच्छे ढंग से कार्य नहीं हो रहा है। उसमें अधिकार दिया गया, ये अच्छा पहल है। अधिकार में हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है, अगर वो अपना अधिकार का बढ़िया से मतलब कार्य करे तो हमको लग रहा है कि गरीबों का जो शोषित है, वंचित है, उनका अच्छा से विकास हुआ। कारण यहाँ सवाल उठता है कि जो वार्ड एक सदस्य है, वार्ड सदस्य अपने जो निर्वाचित क्षेत्र जो है ना, उस क्षेत्र से हर एक घर से जुड़ा हुआ, हर एक आदमी से जुड़ा हुआ रहता है। उस स्थिति में वो हर एक घर का समस्या से रूबरू रहता है, तो वो जानता है। अगर कोई योजना आती है तो उस योजना को धरातल पर उतारने के लिए होता क्या है कि योजना में ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता हो, यानी कि वो ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं उससे, तो ज़्यादा लोग उसमें अपना राय देंगे, विचार देंगे, और उस हिसाब से अगर योजना होती है, ज़्यादा लोगों की संख्या में योजना को धरातल पर उतारा जाता है, उस स्थिति में क्या होगा कि अच्छा से अच्छा किया जा सकता है। या कोई बेनिफिशियरी वर्क है, जैसे लोगों को लाभान्वित करने के लिए, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, मुस्माती हुआ, या कोई और भी योजना है, तो इस सब चीज़ों को अच्छा से इम्प्लीमेंट करने के लिए वार्ड सदस्य को अगर हक और शक्ति दिया जाए, अधिकार दिया जाए, उस स्थिति में हमको लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। और उस स्थिति से अगर विकास होता है तो हमारा विकास जो है अच्छा से होगा, और जो राज्य जो पिछड़ा में गिना जा रहा है तो पिछड़ा में ना रह के आगे बढ़ेगा। तो भारतीय चुनाव प्रणाली में वार्ड सदस्य के चुनाव को माना जाता है सबसे निचले स्तर का चुनाव माना जाता है। और साफ साफ राजू जी हैं, सोनू जी हैं और रवि जी, इन लोगों का साफ साफ कहना है कि जनता के द्वारा अगर चुने हुए प्राथमिक स्तर के चुने हुए जनप्रतिनिधि को अगर भागीदारी दी जाए तो शायद बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी कमेंट जरूर रखिएगा, अपना पक्ष जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं कुमार राकेश, KR मीडिया बिहार।